वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो हिंदी साहित्य के 5000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस सीरीज़ को। तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने इन्हें विजिट नहीं करा है तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसके साथ आप बाकी के पार्ट्स को भी देख सकते हो। बाकी देखिए, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हो। उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर जो सही अनुक्रम होगा उसके बारे में बताना है। तो जो 51 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, अर्थात सबसे पहले जो पत्र आएगा तो वो है जागरण, उसके पश्चात प्रतीक, फिर नई कविता और अंत में हो गया यहाँ पर आपके कल्पना। अगर इसके समय की बात करें तो समय कब कब का है, जैसे कि देखिए, जो जागरण पत्रिका है इसका समय होगा 1929 और ये बनारस से शिव पूजन सहाय के संपादक में निकलती थी। और जो दूसरी पत्रिका है प्रतीक, इसका प्रकाशन वर्ष 1947 है। ये आपकी पहले तो इलाहाबाद से निकलती थी, फिर दिल्ली से भी निकलती थी। इसके संपादक जो थे अज्ञे। फिर जो नई कविता है इसका प्रकाशन वर्ष 1954 है, इलाहाबाद से निकलती थी। जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादक में निकलती थी। अंत में जो पत्रिका है कल्पना, इसका जो प्रकाशन वर्ष 1949 है, हैदराबाद से निकलती थी और इसके संपादक थे आर्येंद्र शर्मा। तो ये याद रखने हैं आपने तथ्य जो अलग से आपको बताए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है आपने। तो जो आज की वीडियो का टारगेट है ये भी आपको 100 लाइक का टारगेट है। जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करवाइए, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है वो होता है आपको जल्द से जल्द वीडियो देना, और आपका जो टारगेट होता है तो वो होता है 100 लाइक जल्द से जल्द कंप्लीट करना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 52, प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो जो प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम होगा तो वो आपको बता देता हूँ। जो रानी सारंगा है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये कब का है, 1910 का है इसका प्रकाशन वर्ष। फिर जो दूसरे नंबर पे आएगा नमक का दरोगा का प्रकाशन वर्ष क्या होगा। देखिए, रानी सारंगा इसका होगा 1910, नमक का दरोगा इसका 1913, और फिर शतरंज की खिलाड़ी 1925, और अंत में है सदगति 1931। ये क्रम सही होगा। ये विकल्प में नहीं दिया गया है, तो इस क्रम को याद रखना है आपने। सबसे पहले आएगा रानी सारंगा 1910, उसके पश्चात नमक का दरोगा 1913, शतरंज की खिलाड़ी 1925 और सदगति 1931। ये क्रम सही होगा। फिर देखिएगा अगले प्रश्न को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा 53 का, तो वो होगा आपका विकल्प डी, अर्थात सबसे पहले मेरी तिब्बत यात्रा, फिर कलकत्ता से पेकिंग, फिर चीड़ों पर चांदनी, और सबसे अंत में है यात्रा चक्कर। अगर इनके समय की बात करें तो जो मेरी तिब्बत यात्रा है 1937 इसका समय है, और किसकी ये रचना है, राहुल सांकृत्यायन की। फिर कलकत्ता से पेकिंग, इसका प्रकाशन वर्ष 1955 है। किसकी रचना होगी, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की। चीड़ों पर चांदनी इसका 1964 है। ये किसकी रचना है, निर्मल वर्मा की। और यात्रा चक्कर इसका समय 1995 है। ये किसकी रचना होगी, ये धर्मवीर की होगी, डॉक्टर धर्मवीर भारती की। तो ये क्रम जो विकल्प डी में होगा, इसलिए डी सही विकल्प होगा यहाँ। फिर अगला प्रश्न देखिए, 54, इसमें क्या पूछा गया है, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए।
तो जो प्रकाशन के हिसाब से सही अनुक्रम होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी। सबसे पहले गद्दल, फिर डिप्टी कलेक्टरी, फिर वापसी और सबसे अंत में फैंस के इधर उधर। अगर समय की बात करें तो जो गद्दल कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष 1955 है। रांगे राघव इसके कहानीकार होंगे। फिर डिप्टी कलेक्टरी है, इसका समय 1956 है। अमरकांत इसके कहानीकार होंगे। फिर है वापसी कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष 1960 है। उषा प्रेमदा के द्वारा इसे लिखा गया है। फिर अंत में है फैंस के इधर उधर, इसका प्रकाशन वर्ष 1968 है और डॉक्टर ज्ञान रंजन सिंह इसके कहानीकार होंगे। तो डी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो देखिए जो निरालाकृत निबंध संग्रह हैं उनमें आते हैं आपके प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक और चयन। ये हैं निराला के लिखे गए निबंध संग्रह। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका विकल्प, यहाँ पर विकल्प नहीं दिया गया है। सबसे पहले आएगा आपका प्रबंध पदम, ये आएगा 1 नंबर पे। फिर इसके पश्चात जो दूसरे नंबर पे कृति आएगी तो वो होगी आपकी प्रबंध प्रतिमा, दूसरे नंबर की ये है। तीसरे नंबर पे है चाबुक और चौथे नंबर पे है चयन। ये क्रम सही होगा आपका, ठीक है, इसको याद रखना आपने, प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है तर्क और स्थापना वाले। जो आपकी पीजीटी की परीक्षा है यहाँ पर अब इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और आगे इसकी पूरी संभावना है कि यहाँ से प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आपके समक्ष इन प्रश्नों को लाया हूँ। बाकी एनटीए नेट और सेट जैसी परीक्षाओं में तो ये प्रश्न बनते ही हैं। तो देखिए यहाँ पर स्थापना दी गई है, तो यहाँ देखिएगा स्थापना दी गई है एब्सर्ड बोर्ड। क्या है? एब्सर्ड बोर्ड व्यक्ति के भीतरी यथार्थ को उद्घाटित करता है, अतः ये अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है। और जिसकी तर्क है ये है यह आस्था और तर्क दोनों को नकारता है, अतः अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर जो सही होगा तो वो होगा कि जो विकल्प सी, एब्सर्ड बोध व्यक्ति के भीतरी यथार्थ को उद्घाटित करता है, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ लग गया अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा है यह आस्था और तर्क दोनों को नकारता है, अतः अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर तर्क और स्थापना वाला ही है। इसमें क्या पूछा गया है? मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र में सर्वोपरि है श्रम का सौंदर्य। और इसका जो तर्क है ये है मार्क्सवादियों के अनुसार हाथ मात्र कर्म इंद्रिय न होकर आद्य सृजना शक्ति है, वहीं हर कला की सृष्टि करता है, अतः श्रम और सौंदर्य परस्पर पूरक हैं। तो कौन सा सही होगा यहाँ पर? तो दोनों के दोनों विकल्प यहाँ सही होंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? हिंदी काव्यशास्त्र का सर्वोच्च प्रदेय है सर्वांग निरूपण। इसका तर्क है सर्वांग निरूपण आचार्यों ने रस, अलंकार, पिंगल आदि का निरूपण करते हुए इसके अंतर्गत काव्य हेतु प्रयोजन, गुण दोष आदि को भी लिया है और इसकी चर्चा की है, जो अत्यंत उपयोगी है। तो सही विकल्प कौन सा होगा 58 का? तो ये होगा विकल्प 2, अर्थात ए और बी, तर्क और स्थापना दोनों सही होंगे। इसके पश्चात अगला प्रश्न है यहाँ पर 59। इसमें पूछा गया है अधिकतर संस्कृत आचार्य औचित्य के पोषक रहे हैं, अतः औचित्य संप्रदाय के स्वतंत्र अस्तित्व का औचित्य कदापि सिद्ध नहीं होता। इसका जो तर्क है वो है औचित्य का आग्रह आचार्य भरत से लेकर आनंदवर्धन, महिमभट्ट आदि सभी ने बहुशः किया है। तो बताइए 59 में जो सही विकल्प होगा तो वो कौन सा है? तो वो है विकल्प ए और आर दोनों यहाँ सही होंगे। अगला जो प्रश्न है
60। इसमें पूछा गया है आपसे स्थापना के अंतर्गत प्लेटो के अनुसार भावातिरेक अत्यंत अनिष्टकर होता है और अरस्तु के अनुसार भावों का दमन बड़ा घातक होता है। अतः आदर्शवाद और त्रासी दोनों सिद्धांत संदिग्ध है। तो ये तो रही आपकी स्थापना। तर्क देखिए, प्लेटो साहित्यकार के निष्कासन पर बल देते थे और अरस्तु मात्र विवेचन तक उसकी उपयोगिता मानते थे, अतः दोनों सिद्धांत अधूरे लगते हैं। तो बताइए इन दोनों में से कौन से सही विकल्प होंगे? तो जो सही विकल्प होगा यहाँ पर, जो तर्क और स्थापना दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न देखिए 61। स्थापना है यहाँ पर। उत्तर संरचनावाद मुख्यतः पाठ केंद्रित है और वह पाठ अर्थापन साध्य होता है। तर्क है, पाठ को इतना महत्व देना और लेखक की मृत्यु की घोषणा कर देना सस्यूर का अतिवादी चिंतन है, अतः यह पुनर्विचारणीय है। तो बताइएगा यहाँ पर सही क्या होगा? तो जो सही होगा यहाँ पर तो वो होगा, इसका स्थापना भी सही है इस प्रश्न की और तर्क भी सही है। दोनों यहाँ पर विकल्प सही होंगे, ए और आर दोनों सही होंगे। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, इसमें आपसे पूछा गया है स्थापना है काव्यानुभूति सदैव लोकोत्तर होती है। तर्क है, कवि की अनुभूति लोक से परे होती है, इसलिए उसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तो जो 62 का सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका विकल्प ए। जो काव्यानुभूति सदैव लोकोत्तर होती है सही है, परंतु जो कवि की अनुभूति लोक से परे होती है इसलिए इसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है 63 में। स्थापना है प्रेम में प्रिय अच्छा लगता है, साथ ही प्रेमी में यह वृत्ति हो जाती है कि मैं भी प्रिय को अच्छा लगूं। इसका तर्क है, प्रिय और प्रेमी दोनों में परस्पर अनुभूति जन्य तादात्म्य आधार के रूप में काम आता है। तो यहाँ पर जो 63 का सही होगा तो वो होगा, दोनों यहाँ पर सही है कि प्रेम में प्रिय अच्छा लगता है, साथ ही प्रेमी में यह वृत्ति हो जाती है कि मैं भी प्रिय को अच्छा लगूं। और तर्क है, प्रिय और प्रेमी दोनों में परस्पर अनुभूति जन्य तादात्म्य आधार के रूप में काम करता है। तो सही विकल्प होगा विकल्प बी। ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखिए 64। इसमें आपसे प्रश्न है स्थापना और तर्क वाला। स्थापना है कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। तर्क है कविता का संबंध हृदय से ना होकर मन से और वह विविध शब्द जालों के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है। तो जो 64 का सही विकल्प होगा तो वो है विकल्प डी। यहाँ पर स्थापना सही है, तर्क गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65। स्थापना है भाव का ज्ञान से विरोध नहीं है, दोनों के प्रस्थान बिंदु अवश्य भिन्न हैं, पर दोनों का लक्ष्य बिंदु एक ही है। तर्क है भाव का संबंध हृदय से है और ज्ञान का संबंध बुद्धि से, अतः दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो 65 का कौन सा सही विकल्प होगा? तो जो सही विकल्प होगा यहाँ पर 65 में तो वो होगा आपका स्थापना सही है, तर्क गलत हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिएगा प्रश्न संख्या 66 को। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो चलिए करते हैं। तो जो भ्रमर दूत रचना है ये हो जाएगी सत्यनारायण कविरत्न की। इसके पश्चात जो गंगा लहरी है ये हो जाएगी जगन्नाथ दास रत्नाकर की। और जो देवदूत रचना है ये किसकी हो जाएगी? रामचरित उपाध्याय की।
और जो वियोगी हरि की रचना है ये वीर सतसई हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। यहाँ से आपके आराम से 4 प्रश्न निकल जाते हैं। अगला प्रश्न है पात्र और उसके नाटकों को सुमेलित करना है। तो जो अंधेर नगरी है इसका पात्र कौन है? नारायण दास। अंधेर नगरी नारायण दास। कोर्ट मार्शल इसका पात्र कौन है? रामचंद्र। द्रौपदी इसका पात्र कौन है इस नाटक का? तो जो इस नाटक का पात्र है सुरेखा। इसके पश्चात चाणक्य किस नाटक का पात्र है? तो चाणक्य होगा आपका, एक तो है आपका कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव नामक नाटक है, ये किसका है? रामकुमार वर्मा का। दूसरा है आपका चंद्रगुप्त नाटक, इसका भी चाणक्य को पात्र माना गया है, ये ध्यान रखना आपने। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा जो नया बैच बिठाया जा रहा है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है एचपी पीएचडी हिंदी की प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो दिसंबर 2023 से पहले हमारे बैच में एनरोल हो सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो जो दिसंबर 2023 से पहले एडमिशन ले लेगा तो उसे छूट रहेगी कोर्स की। आगे जो 2023 दिसंबर के पश्चात जो कोर्स की फ़ीस बढ़ा दी जाएगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य करवाया जाएगा। जैसा कि पता ही है आपको, इस बार 2 पेपर होंगे एचपीपीजीटी हिंदी के। इसमें सेकंड पेपर आपको संपूर्ण करवाया जाएगा, जो फर्स्ट पेपर है इसका आपको हिंदी ग्रामर करवाया जाएगा। इस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे। अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप आप करिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं प्रश्न को। तो देखिएगा प्रश्न है यहाँ पर 68। इसमें भी विकल्प ए को विकल्प 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखिएगा जो भरत मिलाप है ये किसकी रचना होगी? ईश्वरदास की। ध्यान मंजरी ये किसकी रचना है? अगरदास की। रामायण महानाटक ये किसकी रचना है? प्राणचंद चौहान की। जो अवध विलास है ये किसकी रचना होगी? हरिदेव राम की। इस प्रकार से ये सही सुमेलित रूप होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी विकल्प 1 को विकल्प 2 के साथ सुमेलित करना है, सूची ए सूची 2 के साथ। तो जो नंददास है इनकी रचना कौन सी है? रूप मंजरी है नंददास की रचना। श्री भट्ट की रचना कौन सी होगी? युगल शतक। और रसखान की रचना कौन सी होगी? प्रेम वाटिका। हरिराम व्यास की रचना कौन सी है? रागमाला। और रणमल छंद ये किसकी रचना है? श्रीधर की रचना होगी रणमल छंद। यहाँ से आपके 5 प्रश्न निकलते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर सूची ए सूची 2 के साथ सुमेलित करनी है। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम ये किसकी पंक्ति होगी? तो ये हो जाएगी आपकी दंडी की पंक्ति। फिर है काव्यम अग्राह्यम अलंकारात ये किसकी पंक्ति है? ये वामन की पंक्ति हो जाएगी, वामन की। मुख्यार्थ हति दोष इस प्रकार की कुछ ये पंक्ति है, ये किसकी पंक्ति होगी? तो जो सी यहाँ पर ये सही हो जाएगा आपका मम्मट की। अगला है करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम ये किसकी पंक्ति होगी? भामह की ये पंक्ति हो जाएगी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर भी सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए सूची ए में है पंक्ति पहली, तो महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक भी हो, ये किसकी पंक्ति है? तो ये कॉलरिज की पंक्ति हो जाएगी। किसकी? कॉलरिज की पंक्ति। अगला है कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, ये किसकी पंक्ति रहेगी? तो ये पंक्ति रहेगी टी.एस. इलियट की। ठीक है, आगे है काव्य भाषा
तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है। तो ये पंक्ति किसने कही? तो ये रिचर्ड्स के द्वारा कही गई थी पंक्ति। महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है, ये किसने कहा? लोंजाइनस ने ये कहा। अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, अलंकार वाले प्रश्न हैं। तो जो पंक्ति है यहाँ पर, दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। ये पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? असंगति अलंकार। फिर है चंचल अंचल सा नीलांबर, इसमें कौन सा है? उपमा की गई है तो उपमा अलंकार होगा। फिर है खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ये किसकी इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर है अंबर पनघट में डूबा रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। फिर अगले प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पर कवि और उनके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं, इसका सुमेलित रूप करना है। तो जो पंक्ति है, कितना अकेला हूं मैं इस समाज में, रघुवीर सहाय की पंक्ति है। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ये किसकी पंक्ति है? मुक्तिबोध की ये पंक्ति है। वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो, ये किसकी पंक्ति है? नागार्जुन की। मैं ही बसंत का अगर दूत हूं, ये किसने कहा था? अज्ञे के द्वारा ये कहा गया था। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर जनपदीय भाषा से सुमेलित करना है। तो जो जगदीश गुप्त हैं, ये किस जनपदीय भाषा से संबंधित थे? ब्रज से ये संबंधित थे। और जो बंशीधर शुक्ल हैं, ये किससे संबंधित हैं? तो ये अवधि से संबंधित हैं आपके। ईसुरी ये किससे संबंधित हैं? बुंदेली से। और जो सूर्यमल मिश्रण है, ये किससे संबंधित हैं? राजस्थानी से। और जो भिखारी ठाकुर है, ये भोजपुरी से संबंधित माने जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित रचनाकारों की उनके सर्वाधिक संबद्ध जनसंचार माध्यम से सुमेलित करना है। जैसे कि जो उदय शंकर भट्ट हैं, ये किस में जनसंचार के लिए अपना जो माध्यम चुनते थे जनसंचार को? तो ये फिल्म से जुड़े हुए थे उदय शंकर भट्ट। इलाचंदर जोशी ये आपके रेडियो से जुड़े हुए थे। और जो मनोहर श्याम जोशी हैं, ये किससे जुड़े हुए थे? तो मनोहर श्याम जोशी ये आपके दूरदर्शन से। और जो अज्ञे हैं, ये समाचार पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। इस प्रकार से यहाँ पर ये सुमेलित रूप हो जाता है। ध्यान से देखोगे तो 4 प्रश्न यहाँ से आपके निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से आपने पूरी वीडियो देखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। कोर्स से जुड़ने संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो वो यहाँ पर व्हाट्सएप, आपको जो नंबर दिया गया है इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। और जल्द से जल्द आप इस बैच में एनरोल होइए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। धन्यवाद।